नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा और जम्मू और कश्मीर के एग्जिट पोल्स के परिणामों के बारे में। हमारे साथ हैं आपके सुपरिचित ओंकार चौधरी जी। नमस्कार। नमस्कार आपको ओंकार जी। बस आरंभ करने से पूर्व सभी को याद दिला दें कि जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट अब बिल्कुल निकट आ गया है। मुश्किल से 20 दिन बचे हैं और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया आप अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें। तो साहब, ये जो परिणाम आए हैं एग्जिट पोल्स के, इनके बारे में आपकी क्या टिप्पणी है? क्योंकि हरियाणा का तो लगभग सभी ने एक ही तरह का परिणाम दिया है और उसमें है मतलब बीजेपी साफ। जम्मू और कश्मीर का जो है वो बड़ा खिचड़ी सा परिणाम दिख रहा है। तो पहले हरियाणा की बात कर लेते हैं, आपका क्या विचार है? संजय जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा, दर्शकों को नमस्कार करूंगा। देखिए, बात ऐसी है कि ये एग्जिट पोल है। जो फाइनल परिणाम वो नहीं है, वो तो 8 तारीख को ही आएगा। पर हम ये मान करके चलते हैं कि जो एग्जिट पोल आते हैं वो एक संकेतक होते हैं, एक दिशा बता देते हैं कि किस दिशा में मतदाताओं का रुझान है। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल के बाद से तमाम तरह की शंकाएं मन में अब पैदा होने लगी हैं, और इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि लोकसभा चुनाव में ही कोई पहली बार ऐसा हादसा हुआ कि जो एग्जिट पोल बता रहे थे उसके उलट नतीजे आए। उससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है। तो हमें वैसे तो अंतिम नतीजों का ही इंतजार करना पड़ेगा। पर जहां तक हरियाणा का प्रश्न है, तो हरियाणा में तो किसी तरह की कोई शक सुबह था नहीं। कुछ-कुछ घटनाएँ बीच में ऐसी हो रही थी जिनके चलते मीडिया में, सोशल मीडिया में पॉलिटिकल पार्टियों को थोड़ा-सा बातचीत करने का अवसर मिल रहा था। शैलजा प्रकरण हो या कांग्रेस के कुछ नेताओं का बड़बोलापन हो, जिन्होंने वो खर्ची-पर्ची और नौकरियाँ बाँटनी शुरू कर दी थी। टिकटों के बँटवारे को लेकर के हो, भीतरघात हो, अ, दोनों ही तरफ था वैसे तो भीतरघात, कांग्रेस में भी था और भारतीय जनता पार्टी में भी था। पर कुल मिलाकर के डे 1 से कम मैं एन्श्योर था इस बात को लेकर के कि भई जो कभी इतिहास में नहीं हुआ, वो तो नहीं होने जा रहा है। क्योंकि कुछ ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया हो कि जो कभी इतिहास में नहीं हुआ वो हो जाए, यानी निरंतरता में तीसरी बार भी इन्हीं की सरकार बन जाए, तो ऐसा तो कुछ था नहीं। और ये भी हम जानते हैं कि चाहे 2014 हो, 2019 हो या 2024 हो, इन तीनों ही लोकसभा चुनाव में हमें एक ट्रेंड साफ दिखाई दिया है। कम से कम हरियाणा की मैं जब बात करता हूँ, तो जो जाट है वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी भी नहीं खड़ा था। 2014 में हम कह सकते हैं कि उसका कुछ प्रतिशत साथ था, लेकिन 2016 की उन घटनाओं ने, जिसमें रोहतक में भी आग लगी थी, झज्जर में भी आग लगी थी, जींद में भी उसकी आंच दिखाई सुनाई पड़ी थी, सोनीपत के कुछ इलाके में, भिवानी में कुछ इलाकों में जो आरक्षण विरोधी, जाट आरक्षण के समर्थन में जो आंदोलन चल रहा था, वो जो हिंसक हुआ था, तो उसके कारण भी वैसे कई थे। पहली बार भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने एक प्रयोग किया था, बल्कि मैं कहूँगा कि दुस्साहस किया था, कि जिस स्टेट में हमेशा अधिकांशतः 1-2 को छोड़ कर के बनारसी दास गुप्ता और भगवत दयाल शर्मा को छोड़ दें, तो ज़्यादातर जाट मुख्यमंत्री बनते रहे। वहाँ पर एक नॉन जाट, और वो भी पंजाबी को, और वो भी मूलतः पाकिस्तान से माइग्रेट होकर आए परिवार के मनोहर लाल खट्टर को चीफ मिनिस्टर बना दिया था। तो उसको लेकर के जाटों में एक अलग ही तरह का रिएक्शन था, जो हमें 2 साल बाद 2016 में अलग-अलग तरीके से देखने को मिला था। 2019 हो या फिर 2024 हो, लोकसभा भी और विधानसभा भी, जाटों के अंदरूनी विरोध के चलते ही इनके कद्दावर नेता हारे थे 2019 में। कैप्टन अभिमन्यु से लेकर के जगदीप धनखड़, सुभाष बराला, तमाम हार गए थे। तो संकेत बड़े साफ थे। और उसके बाद संजय जी, जिस तरीके से ये
आंदोलन हुए, 13 महीने का जो आंदोलन दिल्ली में हुआ था, दिल्ली के सीने पर एक तरीके से घुटना टेक करके बैठे हुए थे, तीन तरफ जो है उन्होंने हुक्के रख लिए थे और सड़कों पर आने जाने वालों की भी मुसीबत, दिल्ली सरकार को भी कई दौर की बातचीत करनी पड़ी, कैबिनेट स्तर के मंत्री, कृषि मंत्री और पीयूष गोयल, तीन तीन मंत्री उनसे बैठ करके बात कर रहे थे और उसके पीछे कौन कौन ताकतें थी वो हम सब जानते हैं। वो सब क्यों किया गया था, क्यों डिजाइन किया गया था? उसमें पंजाब की भी कुछ ताकतें थी, उसमें कनाडा में बैठी हुई कुछ ताकतें थी, देश के भीतर बैठी हुई कुछ पॉलिटिकल पार्टियां थी, जो बार बार के जनता के रिजेक्शन से इतनी हताश, निराश और कुंठित हो चली थी कि उनको लगा कि चलो अब अलग अलग सेक्टर के लोगों को ही आगे करके किसी तरीके से भीड़ जुटाई जाए और एक प्रेशर बिल्डअप किया जाए। वो किया गया और उसका नतीजा ये हुआ कि जो अब तक के किसानों के पक्ष के, किसानों की बेहतरी के जो एक कानून लेकर के आई थी मोदी सरकार, मोदी जी को वो वापस लेना पड़ गया। उसके बाद फिर एक और आंदोलन शुरू कराया गया, पहलवान बेटियों को आगे कर दिया। ब्रजभूषण शरण सिंह के नाम पर जो है जंतर मंतर पर जिस दिन नई पार्लियामेंट का लोकार्पण था उस दिन भी बवाल, पुलिस के साथ कन्फ्रंटेशन। ये सारी चीजें क्यों की जा रही थी? क्योंकि इनको लग रहा था कि भाई हरियाणा जो है वो एक ऐसा स्टेट हो सकता है, एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जो भारतीय जनता पार्टी की कमजोर नस साबित होगा। क्योंकि उनके साथ अब खाप पंचायतें भी जुट गई थी इन आंदोलनों के चलते, बेटियों का मुद्दा हाईलाइट करने की वजह से। तो उनको लगा कि ये जाट तो सब जो बटे रहे हैं अतीत में, कोई बंसीलाल का समर्थक था, कोई चौटाला का समर्थक था, कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार का समर्थक था, तो इन सबको इकट्ठा कर लो, कांग्रेस के पीछे लामबंद करो इनको, और जो दलित है 21-22% उसको ले लो, और ये आरक्षण वाला मसला, ये संविधान खतरे में, तमाम चीजें जो हैं उसका एक बेस बनाया गया लोकसभा चुनाव से ही। तो बहुत रणनीतिक तरीके से हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस गई थी। और फिर दूसरी बात, इन सारी चीजों को हम एक तरफ रखें तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ी होती है और चीफ मिनिस्टर चेंज करना पड़ गया। मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सैनी को लाए, लेकिन नायब सैनी भी कितने हैं सैनी? 1.5-2% भी नहीं है पूरे हरियाणा में। तो आप अगेन जो है आपने एक गलती कर दी, कुछ और बेहतर सोच सकते थे पर वहां भी आपने एक गलती कर दी और उसका नतीजा अब आपको भुगतना ही है। आपको 5 साल सत्ता से बाहर बैठना ही है, ये बिल्कुल तय है। तो इसमें तो कहीं कोई इफ एंड बट की गुंजाइश मुझे शुरू से दिखाई नहीं दे रही थी कि हरियाणा में तो ये होना ही है। अब जो ये कह रहे हैं बहुत सारे लोग, अभी आपने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी का तो सफाया ही होने जा रहा है, तो मुझे लगता है सफाया नहीं होने जा रहा है संजय जी। 10 साल के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासन के बाद कांग्रेस पार्टी 67 नहीं 40 से 15 सीटों पर आ गई थी 2014 में। भारतीय जनता पार्टी का इतना बुरा हाल नहीं होने वाला है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी 20, 25, 27, 28 सीटें तक ले आएगी, मेरा आकलन है। इसमें थोड़ा बहुत 2-4 सीटें ऊपर नीचे भी हो सकती हैं, पर भारतीय जनता पार्टी का उतना बुरा हाल नहीं होगा। जहां तक जम्मू कश्मीर का प्रश्न है तो आपने बिल्कुल वाजिब बात कही अभी है। भी थोड़ा हरियाणा पे एक चीज आपने जो बोला जी। उसी पे थोड़ा मैं एक क्लैरिफिकेशन ले लूं। आपको लगता है कि अगर ये जो जिस तरह से ब्लैकमेल किया गया, विशेषकर आपने कहा जाटों द्वारा ब्लैकमेल किया गया और जिस तरह से घेरेबंदी की गई, और आज हम देख रहे हैं कि वही किसान जो कि बिचौलियों के साथ खड़े हुए थे आपके किसान आंदोलन में, वो आज बिचौलियों को गाली दे रहे हैं और अपनी जो फसल है वो सड़कों पर बिखेर रहे हैं। अगर इसको थोड़ा मजबूती से डील कर दिया गया होता और ये इस चीज से डरे नहीं होते कि भाई अरे जाटों के वोट नहीं मिलेंगे, जाटों के वोट तो वैसे ही नहीं मिल रहे थे, और ये उस चक्कर में अगर पीछे नहीं इन्होंने कदम हटाए होते
या सीएए के टाइम पे इन्होंने उस तरह से पीछे कदम नहीं हटाए होते और थोड़ा बोल्डली फेस किया होता, जैसे कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में किया, तो इतना बुरा हाल नहीं होता। आपको क्या लगता है? संजय जी, बहुत हद तक आप बिल्कुल सही बात ही कह रहे हैं और ये बात हम भी डिस्कस करते रहे हैं। उस समय भी हम लोगों ने कितना तीखा विरोध किया था इस चीज़ का और एक जनमानस बन गया था इस बात के लिए कि भई ये राइट जो है कानून लेकर के आई है मोदी सरकार, इनको पीछे नहीं हटना चाहिए। पर मुझे नहीं पता वो कौन-सी रिपोर्ट थी या अजीत डोभाल ने कुछ समझा दिया था या कौन-सा ऐसा उनके पास इनपुट था जिसके चलते वो इतने घबरा गए कि एक संबोधन भी किया राष्ट्र के नाम और कहा कि राष्ट्र हित में वापस ले रहा हूँ, किसानों से माफ़ी चाहता हूँ, आप लोगों को मैं समझा नहीं पाया। ऐसा तो तपस्या हो में नहीं। कमी रहेगी, तपस्या में कमी। तो तो ये चीज़ें ये एक्चुअल में क्या है कि आप अपनी कमज़ोरी का जब इस तरह से प्रकटीकरण कर देते हैं, तो फिर बहुत सारी दूसरी ताकतें भी आपकी इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाती हैं और आगे आप पर हावी होती हैं। मैंने कल रात भी एक प्रोग्राम बनाया था, वो सुबह से चल रहा है। मैंने कहा था कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी को अब योगी की लाइन लेनी पड़ेगी, उसी लाइन पर चलना पड़ेगा। और आप देखिएगा संजय जी, मेरी बात याद रखिएगा, आप बहुत अनुभवी हैं, इन चीज़ों को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद, चूँकि पंजाब में अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, केजरीवाल की सरकार है और हरियाणा में राहुल गांधी की सरकार बनने जा रही है। अब ये रोज-रोज दिल्ली में मोदी सरकार की नाक में दम करके रखेंगे। इनके लिए अब दिल्ली में भीड़ जुटाना चुटकियों का काम होगा। हर मुद्दे पर ये लोग भीड़ जुटाएंगे, यहाँ पर कानून व्यवस्था का सवाल खड़ा करेंगे, अराजकता की स्थितियां पैदा करेंगे और अगर ये जो कमजोरी नरेंद्र मोदी और अमित शाह अब तक दिखाते रहे हैं या मैं कहूं कि अब तक अप्रिय स्थितियों को टालने की कोशिश करते रहे हैं, शांत बने रह करके, ये लंबे समय तक नहीं चलेंगी। एक बात मुझे संतुष्ट करती है कि अभी हफ्ता 10 दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने एक बात कही थी जो वायरल हो गई थी कि बटेंगे तो कटेंगे। मोदी ने थोड़ा अलग अंदाज में कल ठाणे में वो बात रिपीट की है कि बटेंगे तो ये महफिलें सजाएंगे, आपके विरोधी महफिलें सजाएंगे। तो आज अगर आज आप आज मोहन भागवत जी ने भी उसी को थोड़ा-सा दूसरे अंदाज में कह दिया। तो ये केवल कथनी तक आप सीमित मत रखिए साहब। आपको मोहन भागवत को योगी आदित्यनाथ की तरह ही ये स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजना पड़ेगा हिंदुओं को कि साहब हम हिंदू पार्टी ही हैं। वो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास जो है वो बहुत हो गया। हालांकि जब से ये 2024 के नतीजे आए हैं तब से मैंने सुना नहीं है ये हाँ, नड्डा नरेंद्र। जी बोल जाते हैं वैसे। नड्डा जी तो अभी पुराने चावल हैं ना, वो तो उसी उसी तो स्कूल के खिलाड़ी हैं। तो ये जो अभी हरियाणा का जो नतीजा आने वाला है, जो सरकार बनने वाली है, जो शपथ लेने वाले हैं हुड्डा साहब, इसके बाद कई तरह की दुश्वारियां, कई तरह की परेशानियां शुरू होने वाली हैं, बढ़ने वाली हैं। उनके लिए कमर कस के तैयार रहना पड़ेगा और ख़ास तौर से दिल्ली पुलिस को, रिज़र्व जो पुलिस बल है, अर्धसैनिक बल हैं, उनको भी बहुत तैयारी के साथ रहना पड़ेगा। जो लाठी डंडे हैं, उनको सरसों का तेल जो है वो पिलाते रहना पड़ेगा क्योंकि आगे आने वाले बहुत सारे प्रदर्शन इनको झेलने पड़ेंगे। अराजकता को अराजकता से निपटना पड़ेगा, उसकी पूरी तैयारी करके अब इनको रखनी पड़ेगी। उसको टाल नहीं सकते हैं ये अब चुप करके नहीं बैठ सकते हैं। अगर अब इन्होंने मरम्मत नहीं की अराजक तत्वों की, तो बहुत महँगा पड़ेगा इनको। आप ये देखिए कि आपने सही बात कही कि साहब की योगी के मार्ग पे चलना पड़ेगा। आप ये देखिए कि ये अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा के परिणामों के बाद अराजकता फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन
योगी जी ने उनकी ऐसी बैंड बजाई कि अब अखिलेश यादव जो है वो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि बोले या चुप रहे। अभी आप देख लो ना, एक के बाद एक कितनी कार्रवाइयां हुई हैं। जिन्होंने भी वो मेंढकी जो है कभी कभी टांग उठाती है ना, तो उसको लगता है कि मेरे में भी बहुत दम है। लेकिन सरकार की जो पावर होती है, आप तो सरकार के हिस्से रहे हैं संजय जी, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। सरकार जब अपने पर आ जाती है तो उसके बाद उसकी पावर के सामने कोई कुछ भी नहीं है। जो भाई, कानूनों की कोई कमी नहीं है, आप कानूनों का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, आप तंत्र का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। मैसेज तो 2 मिनट में भेजा जाता है। उसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, तो वो योगी आदित्यनाथ में है। और वो कहीं पकड़ में आते भी नहीं है। आप देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट में भी बुलडोजर की जो कार्रवाइयां होती हैं, बहुत पुख्ता तरीके से होती हैं। पूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद कहीं जाकर के बुलडोजर दस्तक देता है किसी के यहाँ। तो सुप्रीम कोर्ट, जो उन्होंने हलफनामा भी बीच में दिया था, उसकी भी तायद प्रशंसा की थी सुप्रीम कोर्ट ने कि उत्तर प्रदेश की का जो हलफनामा है, हम बिल्कुल उससे संतुष्ट हैं और वो प्रशंसनीय है। तो आप अगर चाहें तो आप मैसेज भेज सकते हैं। आज अखिलेश यादव क्यों चुप्पी साध के बैठ गए हैं? वो बीच में तो बिल्कुल एकदम जो है रोजाना जैसे कमेंट्री चल रही हो कि एक बार इधर से कोई कुछ कहा जा रहा है, अखिलेश कुछ पलट के कह रहे हैं, मठाधीशों के बारे में अभद्र टिप्पणियां कर दी, साधु संतों पर जो है वो पहुंच गए। फिर बाद में सफाई भी दी जब समझ में आया कि बहुत तीखी प्रतिक्रियाएं हो गई। लेकिन मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनको आगे से पकड़ना पड़ता है, फन से पकड़ना पड़ता है। लातों तो के योगी भूत बातों से नहीं मानते। तो योगी आदित्यनाथ बेहतरीन प्रशासक साबित हुए हैं। वो उन्होंने करके दिखाया है। और इसीलिए मैंने कहा कि बहुत हो गया भाई, 11वां साल चल रहा है। 11 साल से आप बहुत कुछ झेलने के लिए ही अभिशप्त हैं। कब तक और किन किन तक आप ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि आप बड़े संयमी हैं, आप बड़े सब्र वाले हैं, आपको कोई गाली भी दे तो भी आप चुप रहते हैं, आकर के कोई दिल्ली को परेशान करे और 13-13 महीने परेशान करे और 100 दिन शाहीन बाग में व्यस्त सड़क को रोक करके बैठ जाए तो भी आप लाठी नहीं चलाएंगे, लाठी नहीं चलवाएंगे। ऐसे नहीं चलता है। जो कानून है, कानून का इस्तेमाल करके आपको, जो किसी भी तरह के उपद्रवी हैं, अराजकतावादी हैं, आंदोलनजीवी हैं, उनको एक मैसेज भेजना ही पड़ेगा। और इसकी शुरुआत मुझे लगता है कि होगी बहुत जल्दी, हम लोग देखेंगे। जी। और अब थोड़ा जम्मू और कश्मीर की चर्चा कर लें। वहां भी सबका विश्वास जो था वो बहुत जोरों से चला था कश्मीर वैली में। एग्जिट पोल के अनुसार तो कश्मीर वैली में 3% वोट मिलेंगे, और ये 3% भी जो है वो वैली में नहीं मिलेंगे, वो जो ऊपर का जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें मिलेंगे। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? अर्चना तिवारी के कुछ वीडियो बड़े वायरल हुए थे। वो, उस लेडी ने बड़ा अच्छा काम किया वहां जा करके। वहां एक वीडियो आपको याद होगा, वोट डाल करके एक व्यक्ति निकल रहा था, स्कूटर पे बैठा था, उसका बच्चा पीछे बैठा हुआ था, और उस लेडी ने पूछा कि भाई वोट डाल दिया, वोट डालते हैं? उसने कहा कि हाँ वोट डालते हैं। तो किस चीज के लिए वोट डाला? बोला बदलाव के लिए वोट डाला। बोला और कौन से बदलाव चाहिए भाई? पत्थरबाजी बंद हो गई है, स्कूल खुलने लगे हैं, आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं। क्यों भाई, तुम स्कूल जाते हो? बोला हाँ जाता हूँ। तो बोला शांति है, आतंकवाद खत्म हो रहा है, अलगाववाद के सुर भी जो है धीमे पड़ गए हैं, तो और कितनी शांति चाहिए, और कितने बदलाव चाहिए? बोला बीजेपी से नाराज है। अब वो हंसने लगता है, अब वो रहस्य में मुस्कान जो है सब कुछ कह देती है। तो ये माइंडसेट आप चेंज कर नहीं सकते, किसी भी हालत में नहीं कर सकते। और अगर आपको गलतफहमी है तो वो गलतफहमी आपकी दूर हो जानी चाहिए थी। ठीक है, इस बार आपने शायद 23-24 मुस्लिम कैंडिडेट को भी वहां पर टिकट दिए हैं। वो आपकी मजबूरी भी है, क्योंकि वहां पर उन सीटों पर, तो उन विधानसभा क्षेत्रों में आप हिंदू
या गैर मुस्लिम नहीं उतार सकते, जहां पर टोटली मुस्लिम ही डोमिनेट करते हैं, उसमें भी चलिए कोई बुराई नहीं है। पर अगर आप ये गलतफहमी पाले बैठे हैं कि आप वहां विकास की गंगा और यमुना सब कुछ बहा देंगे और सब कुछ सामान्य कर देंगे और लोगों को, बच्चों को भी आप अपॉर्चुनिटी देंगे आगे बढ़ने की, एजुकेशन की, खेल कूद की, तमाम तरह की डिलीवरी भी होनी शुरू हो जाएगी, जो कहीं बीच में जो है गायब हो जाते थे पैसे जो यहाँ से भेजे जाते थे, और आप ये समझें कि घाटी में भी आपकी जयकारे लगने शुरू हो जाएंगे, तो ये संभव नहीं है साहब। कट्टरपन इतना ज्यादा है और इतना उनको उनका विश्वमन किया जा चुका है, एक इतना विषैला वातावरण वहां पर है। वो ठीक है, आपने जो प्रयास किए हैं, आपको सराहने वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन केवल कैमरे पर। जब वो वोट डालने के लिए जाएंगे तो वो आपको वोट नहीं करेंगे, वो वही वोट करेंगे जो आपके खिलाफ जाता हो, उस पार्टी को जाकर के वो वोट दे आएंगे। और ये केवल हम जम्मू कश्मीर की बात थोड़ा करें, हम तो पूरे हिंदुस्तान की बात करेंगे। पूरे हिंदुस्तान में आप उत्तर प्रदेश में देख लो, अभी क्या हो रहा है, ये डासना में क्या हो रहा है, मुरादाबाद में क्या हुआ है, जगह जगह क्या हमें सीन दिखाई दे रहे हैं। और इसके बावजूद के योगी जी का डंडा है यहाँ पर, और इन उपद्रवियों, इन अराजकतावादियों के खिलाफ उन्होंने तुरंत जो है एक्शन लेते हुए सबकी पहचान करके उनके खिलाफ मुकदमे कायम करने के आदेश दे भी दिए हैं, मुकदमे कायम हो भी रहे हैं। लेकिन ये चीजें बार बार जो सिर उठाती हैं, ये तो यही इंडिकेट करती हैं ना कि, और किसी को वैसे हो सकता है बीजेपी की लीडरशिप को ये भ्रम हो कि ऊपर घाटी में भी हमें समर्थन मिल जाएगा, हम जैसे लोगों को तो नहीं था। हम लोगों को तो यही लग रहा था कि ठीक है, डीलिमिटेशन हो गया, तमाम चीजें हो गई, 5 साल में आपने काम भी बहुत करवा दिए, सूरत हाल भी बदल रही है, इंस्टीट्यूट भी बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, सारी चीजें हैं। लेकिन केवल जम्मू रीजन में जहां 43 में से करीब 30-31 सीटें हिंदू बाहुल्य हैं, वहीं आपको कामयाबी मिलेगी। इसके अलावा बाकी सीटों पर आप चाहें वहां आपको कामयाबी मिल जाए, तो उसके लिए तो पता नहीं, अभी शायद सदियों का इंतजार करना पड़ेगा। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अंत में जो भी एग्जिट पोल्स आ रहे हैं उसमें यही दिख रहा है कि उसी जम्मू ने आपको जीवन दे रखा है, जिस जम्मू को आपने घाटी के कारण लगातार 7 वर्ष तक भुलाए रखा, इग्नोर किया, और सारा जितना भी फोकस था वो सारा का सारा आपने वैली में दिया। कोई भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन आपने नया जम्मू क्षेत्र में डेवलप नहीं किया, जबकि जम्मू क्षेत्र में 2500 इस तरह के वहाँ पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। जो भी टूरिस्ट जाता है भाई कि साहब के टूरिज्म से टेररिज्म को डिफीट कर देंगे। हो गया क्या टूरिज्म से टेररिज्म डिफीट? मुझे जितना लगता है कि टेररिज्म पिछले 6-7 महीनों में हुआ है वो भी जम्मू क्षेत्र में, जो कि पूरी तरह से शांत था, उन्होंने तो बहुत सालों से रणनीति नहीं चेंज हुआ। उन्होंने रणनीति चेंज कर दी ना। उन्होंने रणनीति ये चेंज की कि विधानसभा चुनाव से पहले नीचे जहां भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलता है, समर्थन मिलता है, वहां एक दहशत का वातावरण क्रिएट करो, और दूसरे जो ऊपर सख्ती इतनी हो गई थी और कई लेयर में जो है सिक्योरिटी जो है वो टाइट कर दी गई थी, उनको लगा कि नीचे का इलाका जो है अब ये घुसपैठ के लिए ठीक है और वारदातों के लिए भी ठीक है। तो उनकी अपनी रणनीति है, वो कामयाब रहे और ये समझने में नाकाम रहे बहुत हद तक। तो वही हुआ। जी, लेकिन जम्मू से तो काफी अच्छी इनके लिए खबर आ रही है। समाचार जम्मू से ये है कि जम्मू क्षेत्र की जो 43 सीटें हैं उनमें से तो ये 30-35 तक जीत सकते हैं। जी हाँ, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सुकून वाली खबर हो सकती है, पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लिए अशुभ सूचना, क्योंकि जम्मू क्षेत्र के इस
रिएक्शन या बीजेपी को समर्थन की वजह से मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को सरकार के गठन में दिक्कतें आएंगी। और अगर पीडीपी को देखना पड़ेगा कि पीडीपी की कितनी सीटें आती हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि महबूबा मुफ्ती कितनी बड़ी सौदेबाजी अल्टीमेटली इनसे करती है, क्योंकि उसको बड़ा अपमानित किया है इन लोगों ने। लोकसभा चुनाव में एक सीट मांग रही थी, वो एक सीट भी नहीं दे के दी। और अब विधानसभा चुनाव में भी वो गठबंधन में रहना चाहती थी, तो वो गुपकार कहीं घुस गया। तो शुरू में तो सब इकट्ठे होकर के जो है मीटिंगें भी करते थे, चाय पकौड़े भी खाते पीते थे, लेकिन बाद में महबूबा मुफ्ती को इन लोगों ने अलग थलग कर दिया। वैसे तो वो देखें तो जो इनका इंडी अलायंस का जो जितनी मीटिंग थी वो पटना भी पहुंची, बेंगलुरु भी पहुंची, मुंबई भी पहुंची, दिल्ली भी आई, लेकिन उनके साथ बड़ा जो है इन्होंने, और शायद वो इसकी पात्र भी हैं। देखना पड़ेगा कि अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आता है और किसको कितना सीटें मिलती हैं। इसके बाद एक काम मेरे विचार से इन लोगों ने ठीक किया, शायद इनको नतीजों जो संभावित नतीजे थे उनका एहसास तो था, जिसको ये बयान नहीं कर रहे थे, व्यक्त नहीं कर रहे थे, प्रकट नहीं कर रहे थे। इनको पता था कि हमारी कमजोरी कहाँ है, और अल्टीमेटली अगर नतीजा दूसरा आता है जो अब दिखाई दे रहा है, तो फिर एलजी की पावर इतनी बढ़ा करके रखो कि ये लोग कुछ दाएं बाएं ना कर सकें, मनमानी ना कर सकें, और मनमाने फैसले लेकर के केंद्र की और देश की मुसीबतें ना बढ़ा दें। तो वो इन्होंने एक अच्छा काम किया है, और तमाम प्रचार भी हुए हैं कि साहब पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करिए, तो वो भी ना करके अभी इन्होंने समझदारी का काम किया है। एक मुझे लगता है कि चीज जल्दबाजी में हुई है, चुनाव को अभी और टाला जाना चाहिए था कम से कम 1 साल के लिए। सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर में आकर के या सुप्रीम कोर्ट के आदेश को शिरोधार्य करके इन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी है। ये सुप्रीम कोर्ट को कह सकते थे कि अभी हम नहीं मानते कि वहाँ पर चुनाव के हालात हैं, अभी इसमें टाइम लगेगा, तो सुप्रीम कोर्ट भी क्या कर लेता, सुप्रीम कोर्ट अपने स्तर पर चुनाव करा देता क्या। बिल्कुल बिल्कुल, इतने सारे आतंकवाद की घटनाएं हो रही थी, तो उसको अभी टाला जाना चाहिए था। अभी थोड़ा सा और चीजें मामूल पर आती तो मेरे विचार से थोड़ा सा बेहतर रहता। इसलिए मेरा तो व्यक्तिगत विचार आज से नहीं 2019 से ही है, और जब 370 इन्होंने हटाया था उस समय मेरी पुस्तक जो है भारत विखंडन, उसमें भारत अखंडन, उसमें भी मैंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि भाई अगला स्टेप ये होना चाहिए कि देखिए किसी भी तरह से आप जिहाद का दिल नहीं जीत सकते, बिल्कुल आपको जिहाद को अलग थलग करना पड़ेगा, और जिहाद को अलग थलग करने के लिए सबसे पहला स्टेप यह है कि आप जम्मू को अलग राज्य घोषित करें, जम्मू को अलग राज्य बनाइए, और वैली को आप यूटी बना के रखिए सदैव के लिए, क्योंकि ये जो वहाँ पर मानसिकता है वो इसके अतिरिक्त बदल नहीं सकती। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर अधिकतर लोग जो हैं वो जैसे ही कोई नई सरकार आती है कुछ दिनों में उसके करप्शन से दुखी हो जाएंगे, और उसके बाद फिर ये कहते हैं कि साहब गवर्नर रूल चाहिए। पहले 370 के अंतर्गत वो गवर्नर रूल, प्रेसिडेंट रूल अलग अलग हुआ करते थे, तो गवर्नर रूल जो है ये सदैव मांगा करते थे कि साहब हमें गवर्नर रूल चाहिए, ये बहुत भ्रष्ट सरकार है, बेकार है। तो उनको परमानेंट गवर्नर रूल मतलब परमानेंट प्रेसिडेंट रूल दे दीजिए, उनको यूटी बना दीजिए, छोटी सी 40 किलोमीटर बाई 30 किलोमीटर की वो वैली है, ऐसा कोई कुछ उसमें है नहीं। पहाड़ के लोग जो हैं वो वैसे भी वैली वालों से वहाँ दुखी रहते हैं। 3.5 तो जिले ही तो हैं, 3.5 जिले ही तो है। हाँ, तो वो जम्मू को अलग प्रदेश बनाने के बारे में इनको गंभीरता से विचार करना चाहिए। आखिरकार वो पूरा का पूरा क्षेत्र यदि आपको रूल करना भी है तो भैया एलजी के थ्रू रूल कर लो उस वैली को, और बिल्कुल जम्मू को स्वतंत्र कर दो। अभी जो है ये पूरा एक औपनिवेशिक उपनिवेश बना हुआ है जम्मू कश्मीर वैली का। ये स्थिति नहीं रहनी चाहिए, जम्मू वालों के साथ आपको न्याय करना चाहिए। हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की ये बहुत बड़ी कमजोरी है जो सभी
भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कहते भी हैं कि भैया अपने कोर वोटर का ध्यान ये कतई नहीं रखते, उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं और जो कभी नहीं वोट करने वाले हैं उनके पीछे दौड़ते रहते हैं। नहीं, आपका जो सुझाव है ये सबसे बेहतरीन एक विकल्प हो सकता है कि जम्मू रीजन को अलग स्टेट करिए और उसको आप यूटी कर दीजिए लेह लद्दाख की तरह। तो ये एक बिल्कुल वहाँ पर शांति भी स्थापित होगी, इनकी आत्मा भी शांत हो जाएगी और एलजी के जरिए जो है आप उनको नियंत्रित भी कर पाएंगे। और सबसे अधिक जो मैक्सिमम रिसोर्सेज हैं इस स्टेट के वो जम्मू रीजन में ही है, उसको अपने पास आप स्टेट बना दीजिए। बिल्कुल सही है। तो स्टेट वाली मांग भी पूरी हो जाएगी। हाँ ठीक है साहब, हमने 3/4 हिस्से को स्टेट बना दिया 1/4 को नहीं बनाया, वो भी और पूरा हो ये जो ऊपर का इलाका है, गिलगिट है, बाल्टिस्तान है, पीओजेके है, वो भी सारा एक तरीके से जम्मू रीजन का ही हिस्सा है पूरे का पूरा। नहीं, जो इन्होंने मैप बनाया उसमें गिलगित बाल्टिस्तान तो इन्होंने लद्दाख में दिखाया। जी जी। और आपका जम्मू रीजन का ये जो पीओजेके वाला जो हिस्सा है वो इधर आपका इसमें जम्मू रीजन में ये मीरपुर कोटली जम्मू रीजन में आता है, मुजफ्फराबाद जो है वो कश्मीर रीजन में आता है। हाँ, ऊपर आता है। उसको भी अलग अलग कर दीजिए, दिक्कत कहाँ है, कोई सही। दिक्कत नहीं है। बस एक वो बना रखा है कि साहब नहीं साहब, वो हमारे अरब भाईजान जो है वो नाराज हो जाएंगे शायद। नहीं, वो कोई नाराज नहीं होने वाला है, फैसला आपको लेना है और जिस दिन लेंगे उस दिन हो जाएगा। सेना तो तैयार बैठी है, सेना के तो सारे अफसर जो हैं वो बिल्कुल एकदम तैयार बैठे हैं। उनका तो कहना है कि हमारे लिए तो ये बाएं हाथ का काम है, जिस दिन ऑर्डर हो जाएंगे उस दिन हम मिला देंगे। ये वाकई जो है, तो आपको क्या लगता है यदि जैसे इसमें से मैंने बहुत सारे एग्जिट पोल देखे, एक गुलिस्ता टीवी वाला मुझे ठीक लगा। तो गुलिस्ता टीवी वाला जो है वो 30 सीटें बीजेपी को दे रहा है, 32 सीटें जो है वो दे रहा है इनको एनसी और कांग्रेस को, और कोई 6 सीटें पीडीपी को दे रहा है और ये 16 सीटें इंडिपेंडेंट्स को दे रहा है। तो अगर ये सिनारियो बनता है तो फिर किसकी सरकार बनेगी? देखिए संजय जी, देखना पड़ेगा किस किस की आती है। अब राशिद इंजीनियर की पार्टी को कितनी मिलती हैं ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि वो एक छुपा रुस्तम साबित हो सकते हैं। जिन स्थितियों परिस्थितियों में उनको जमानत पर बाहर भेजा गया है और ठीक चुनाव के समय भेजा गया है, और जिस तरह की बेचैनी पिता पुत्र में देखी गई फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला में, तो उससे तो लग रहा है कि राशिद इंजीनियर ने जिस तरीके से धर पटका था उमर अब्दुल्ला को, तो उससे इनको लग रहा था कि भाई ये ताकतवर है और ये जितनी भी सीटों पर लड़ रहा है वहाँ खेल हो सकता है। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि राशिद इंजीनियर की पार्टी किस तरह का परफॉर्म करती है। और अगर कोई संवाद है बीजेपी की लीडरशिप में और राशिद इंजीनियर के बीच में, क्योंकि हमें एक और घटना को भूलना नहीं चाहिए, राम माधव को अचानक जो है वो फिर से स्थापित किया गया था जम्मू कश्मीर में। तो उनकी सेवाएं ली गई हैं तो कुछ सोच समझ करके ली गई होंगी, तो कुछ तो चल रहा है। हम ये मान करके तो नहीं बैठ सकते कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुप करके बैठ जाएगी और आसानी से इनको प्लेट में सजा करके जम्मू कश्मीर दे देगी। तो कुछ तो उसकी तैयारी होगी। इसलिए जम्मू कश्मीर मेरे विचार से हरियाणा के बजाय 5 एमएलए नॉमिनेट भी होंगे। हाँ, अभी 5 एमएलए वो भी हैं। तो हरियाणा से ज्यादा दिलचस्प जो स्थितियां परिस्थितियां रहेंगी वो आगे जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। जी, तो बड़ा रोचक होगा जो भी होने वाला है, और उसके बाद निश्चित रूप से 8 तारीख के बाद फिर हम और आप दोबारा बैठेंगे और इसका जी विश्लेषण हाँ। करेंगे। यस। तब तक के लिए सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और ओंकार जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।